ये विचित्र अदिति है, इनका विचित्र प्रकाश है, चित कवरेज। ये कबूतर जैसे दिखते हैं, बिल्ली, कबूतर, इस प्रकार के चित कवरेज। अब आप कहेंगे रंग का हमको क्या करना? अरे जातक के वर्ण के बारे में जानने के लिए, जातक के कार्य क्षेत्र के बारे में जानने के लिए, आप किसी भी ग्रह का रिलेशन जब कहीं जोड़ना चाहेंगे तो वहां पर अगर कोई रंग की बात निकालनी होगी कि कैसे रंग का हो, तब आपको ये ग्रहों के रंग सपोर्ट करेंगे कि इस प्रकार का हो। अगर दान आदि करना हो तब भी ये सपोर्ट करेंगे कि आपको बृहस्पति का दान करना है तो कैसा करना है, तो जो पीले चीजें हो, पीले पदार्थ हो, वो दान करिए। जो पीला हो उसे धारण करिए, जो पीला हो उसे खाइए। जो उसे पीला, अगर बृहस्पति की धान बेचने हो तो पीली चीजों को बेचिए। यानी कि खरीदने, बेचने में, उपयोग में, खाने में, नहाने में, कहीं भी प्रयोग करना हो जीवन में, तो उसके रंग के माध्यम से आप उस वस्तु तक, उस व्यक्ति तक, उस दिशा तक, उस जगह तक पहुंच सकते हैं। जहां मिट्टी पीली हो वहां जाइए, अगर कहीं काला रंग लिखा है तो जहां मिट्टी काली हो वहां जाइए। यानी हमें बहुत प्रकार के सांकेतिक परिभाषा मिलती है यहाँ पर। देखते हैं हम ग्रहों का प्राणियों के रूप में भी स्वरूप। सूर्य पक्षी के रूप में है, अर्थात सदैव उड्डायमान रहता है। चंद्रमा सरीसृप, जो रेंगते हुए जीव होते हैं, उस प्रकार का है। और मंगल ये चतुष्पद है, 4 पैरों वाला जो जीव होता है, जैसे मेढ़ा आपने देखा है। बुध पक्षी है, जैसे तोता। बृहस्पति ये द्विपद है, जिसके 2 पैर हैं, शुक्र के भी 2 पैर हैं, यानी इसके अंदर मानव वाली बात है। शनि चतुष्पद। अब जो ग्रह द्विपद है उनको सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाए, और जो पक्षी हैं वो भी श्रेष्ठ तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें द्विपद का साथ चाहिए। अगर उनके साथ द्विपद नहीं होगा तो वह पक्षी बहुत अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पक्षी क्या करते हैं? उड़ते हैं और घोंसला बनाते हैं। ये बात ठीक है कि वो दिन भर उड़ने के बाद अपने घोंसले में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में खतरा मंडराता रहता है, और वह एक निश्चय लक्ष्य तक पहुंचने में संभव नहीं हो पाता। द्विपद कौन है? मनुष्य है। तो सारी सृष्टि पर नियंत्रण कौन कर सकता है? मनुष्य कर सकता है। बताइए, संसार के इतने सारे जीवों में अगर सबसे ज्यादा शक्तिशाली जीव कोई है तो वो कौन है? आप कहेंगे मनुष्य है। क्यों? कि मनुष्य शेर को भी कंट्रोल कर लेता है, मनुष्य सांप को भी कंट्रोल कर लेता है। यहाँ तक कि चीन की स्थिति आप देखते हैं, वो तो तल के खा जाते हैं। ऊंचाई पे पहुंच जाता है, मानसरोवर पे पहुंच जाता है, मंगल पे पहुंच जाता है, ग्रहों पे पहुंच जाता है। मनुष्य को सबसे ज्यादा बलवान जीव कहा गया है, क्योंकि उसके पास बुद्धि है। और बृहस्पति और शुक्र क्या है? अभी इससे पहले हमने पढ़ा था, वो मंत्री है। मंत्री माने मंत्रणा करने वाले, और मंत्रणा करने का अधिकार, मंत्रणा कौन कर सकता है? मंत्रणा वही कर सकता है जिसके पास बुद्धि होगी, जो अनेक प्रकार के चिंतनों से युक्त होगा, जो प्रश्न आने पर उनके समाधानों को बताने में कुशल होगा, और जो किसी लक्ष्य के लिए पहुंचने के लिए सभी प्रकार के संसाधनों को जानता होगा, और वह है मनुष्य, क्योंकि उसके पास बुद्धि है। इसलिए राजा को भी एक मंत्री की जरूरत पड़ती है। इसीलिए बुध राजकुमार है, उसे भी गुरु या शुक्र का संयोग चाहिए होता है, अन्यथा वो बिगड़ जाता है। और शनि और राहु, शनि और मंगल ये चतुष्पद है। काम जे भी जब ये अच्छा करते हैं जब ये द्विपद के संयोग में होते हैं, अन्यथा चतुष्पद बिल्कुल वैसा ही होता है
जैसा गाय, भैंस, ऊंट, हाथी, घोड़ा, क्या ये स्वयं कुछ कर पाते हैं? नहीं। और जब ये मनुष्य के अधिकार में बन जाते हैं तब तो आप देख लीजिए घोड़े को। वही घोड़ा, रेस का घोड़ा, जब किसी मनुष्य के हाथ में होता है तो उसकी लाखों करोड़ों की कीमत हो जाती है। वही हाथी जब किसी, उसके पास क्या नाम बोलते हैं हाथी को जो चलाते हैं, महावत। हाँ, महावत के पास होता है तो वह हाथी श्रेष्ठ हाथियों में गिनने लगता है। देखिए इस हाथी के पास कितनी कला है, कितना अच्छा है। अर्थात मनुष्य उसे, चाहे वो बंदर हो, बंदर को देखिए, बंदरों का आपने बंदर बंदरिया का ब्याह होते हुए देखा होगा। चाहे वो कुत्ता हो, कुत्ते को ट्रेनिंग देख करके इस प्रकार का बना देते हैं कि वो सूंघ करके बहुत प्रकार की चीजें बता सकता है। क्या जनरल कुत्ते जो बाजार में घूम रहे बता सकते हैं? नहीं बता सकते। वह कुत्ते जो मनुष्य के द्वारा ट्रेंड होते हैं। अर्थात चतुष्पद भी जब अच्छा होता है, जब उसको गुरु शुक्र का सहयोग मिलता है, अर्थात वह मंत्रियों के सहयोग से, द्विपद के संयोग में आने से, अर्थात द्विपद सबसे बड़ा पद है। अगर द्विपद के संयोग में आएगा तो वह अच्छा फल देगा, चाहे वह सरीसृप हो, चाहे पक्षी हो, चाहे चतुष्पद हो, और चाहे अन्य कोई हो। तो प्राणी जगतीय स्वरूप में गुरु शुक्र के स्वरूप को सबसे ऊपर मानना पड़ेगा, और ये स्वरूप हमारे लिए बहुत जरूरी है आगे जानना। अर्थात बृहस्पति किसी का बलवान है तो हम उसकी बुद्धि की पराकाष्ठा के लिए कह सकते हैं कि ये व्यक्ति ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ होगा और बहुत प्रकार के ज्ञानों को अर्जित करते हुए यश गान आगे बढ़ाएगा। अगर शुक्र अच्छा होगा तब हम ये कहेंगे कि ज्ञान में भले ही अच्छा ना हो, लेकिन ये विज्ञान में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि विज्ञान में तो साम दाम दंड भेद सभी कुछ होता है। आपने पढ़ा होगा विज्ञान वरदान है और अभिशाप भी। वही बारूद जो किसी दूसरों को मिटा सकती है, कभी कभी गलती से चल जाए तो स्वयं के लिए भी खतरा हो सकती है। इसलिए विज्ञान वरदान होते हुए अभिशाप भी है। कल आपने अखबार पढ़ा हो, नक्सली बारूद बांध रहे थे और अचानक बारूद फट गई तो नक्सली खुद ही पेड़ पर लटक गए। ऐसे कई जगह होता है। तो शुक्र के पास ज्ञान नहीं है, विशेष ज्ञान है, और वह विशेष ज्ञान विज्ञान के रूप में है, और वह विज्ञान उसके लिए कभी कभी घातक भी हो जाता है। जैसा मैं पहले शुक्र की श्रेणी बता रहा था, वो गुरु से ज्यादा चमकता है लेकिन गुरु से ऊपर कभी नहीं जा सकता। आगे बढ़ेंगे। ग्रहों के उदय के प्रकार, जैसे मैंने बताया था, राशियां पृष्ठोदय भी होती है, शीर्षोदय भी होती है, उभयोदय भी होती है। उसी प्रकार से ग्रह भी पृष्ठोदय, शीर्षोदय, उभयोदय होते हैं। पृष्ठोदय से तात्पर्य मैंने बोला जिनका उदय फल बाद में मिलता है, जो बाद में फलीभूत होते हैं, उनमें है सूर्य, मंगल, शनि, राहु। जब भी गोचर या दशा में आएंगे तो प्रारंभ में फल नहीं देंगे, अंत में फल देंगे। वही शीर्षोदय ग्रह चंद्र, बुध, शुक्र आते से ही फल इनका चालू हो जाता है। बल्कि आने वाले होते हैं तो पहले ही संकेत कर देते हैं कि कल तुम्हारा 8वां चंद्रमा है और आज से ही तुम्हारा मन असंतुष्ट हो जाएगा। उभयोदय बृहस्पति आते समय भी अपने परिणामों को देगा, अच्छे बड़े जैसे भी परिणाम उसके पास कुंडली में इंगित किए गए होंगे, आते वक्त भी देगा और जाते वक्त भी देगा। इस प्रकार से ग्रहों के भी उदय के प्रकार पृष्ठोदय, शीर्षोदय, उभयोदय आपको मालूम होना चाहिए, जिससे कि दशा गोचर के समय आप फलादेश करते समय आप बता सके कि आप चिंता ना करें, ये तो फल बाद में होगा या अभी होगा या दशा लगते ही होगा। इस काम के लिए इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होगा। ग्रहों से उत्पन्न वृक्ष, जैसे मैंने कहा ग्रहों के रत्न, ग्रहों के वर्ण हमें मालूम होना चाहिए, रंग मालूम होना चाहिए, ऐसे ही ग्रहों से उत्पन्न वृक्षों के बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए।
क्योंकि वे वृक्ष आदि भी हमारे लिए, हमारे जीवन में अनेक प्रकार की सहायता करते हैं, जीवन जीने में सहायता करते हैं। हम कौन सा वृक्ष लगाएं, कौन से वृक्ष की सेवा करें, किन वृक्षों से हमको लाभ हो सकता है, और किस वृक्ष के रूप में हमारे पास कौन सा ग्रह विराजमान है। आपके घर में कोई स्थूल वृक्ष लगा है, अर्थात सूर्य आपके घर पर है, तो बड़े स्थूल मोटे वाले वृक्ष जो होते हैं, चाहे आम का पेड़ हो, चाहे नीम का पेड़ हो, जो बड़े बड़े वृक्ष, मोटे मोटे स्थूल वृक्ष हैं, बड़े और सुदृढ़, बहुत बड़े बड़े सुदृढ़ बट वृक्ष है, यहाँ पर सब सूर्य का रिलेशन है, साक्षात आप सूर्य से जुड़े हैं। और ये कहाँ लगते हैं? ज्यादातर आप अधिकारियों के बंगलों के आसपास जो खुला जगह होती है, राजाओं के घर के आसपास जो बंगले के आसपास खुली जगह होती है, वहां स्थूल वृक्ष पाए जा सकते हैं। दुग्ध वाले वृक्ष, लता वाले वृक्ष, बेल पत्ते, बेल पत्तियां, बेलें, ये चंद्रमा के अधिकार को दर्शाती है। आपके यहाँ यदि बेल अधिक उगती है तो चंद्रमा का फल है। कटु कसेले वृक्ष जो कड़वे हैं, करेले वाले हैं, जिनमें कड़वापन होता है, कांटेदार होते हैं, बेरिया होती हैं, ये मंगल का प्रतिनिधित्व करते हैं, मंगल इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। जिन वृक्ष तो हैं लेकिन उनमें फल नहीं लगते, ऐसे कई वृक्ष हैं, छाया भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनमें फल नहीं होते, इनका प्रतिनिधित्व बुध करेंगे। और जो फलदार होंगे उनका प्रतिनिधित्व बृहस्पति करेंगे। जिनमें फूल आदि लगते हैं, लता वाले हैं, दूध वाले हैं, इनका भी प्रतिनिधित्व शुक्र करते हैं। और जो कुत्सित, नीरस, कांटेदार, रसविहीन, बबूर अबूर आपने तमाम देखे होंगे, ये सब शनि के हैं। और जो झाड़ियां हैं वो राहु केतु की है। ग्रहों का संचार स्थान, ग्रहों को कहां घूमना पसंद है? सूर्य को पर्वत स्थानों पर, वन में रहना बहुत पसंद है। जैसा मैं शुरू से बता रहा हूं, सूर्य राजा है। आप किसी भी अधिकारी का बंगला देखना, उसके आसपास कम से कम 20-25 फुट इधर, 20 दाएं और 20-25 फुट बाएं और 20-25 फुट पीछे और आगे खुला एरिया जरूर होगा। क्योंकि अधिकारी का जो क्षेत्र है, सूर्य का जो क्षेत्र है, वह वन पर्वत जैसा, मतलब घूमने जैसी स्थिति और एकांतवास की स्थिति होगी। चंद्रमा को जल के सरोवर के नजदीक होगा, वहां जल का सरोवर अवश्य होगा। जितने भी आपके सरोवर हैं, नहाने वगैरह के लिए ये सरोवर बनते हैं जिसमें लोग डैम में नहाने जाते हैं, वहां कहीं ना कहीं चंद्रमा का प्रतिनिधित्व होता है। मंगल को भी पर्वत क्षेत्र, वन क्षेत्र पसंद है, लेकिन ज्यादातर ये ठंडे पर्वतों पर, हिमालय आदि पर जाना पसंद करता है। आप देखिए जितने भी सैनिक हमारे लगे हैं वो -डिग्री में ज्यादातर लगे होते हैं। बुध विदुशालय माने कि विद्यालय आदि के स्थानों को प्रतिनिधित्व करता है। बृहस्पति विदुशालय, विद्यालय, मंदिर, कोषालय, ग्राम, नगर, इनके प्रतिनिधित्व को बुध गुरु प्रतिनिधित्व करते हैं। और शुक्र भी जल क्षेत्र, सरोवर वाले क्षेत्र, फूलबाग आदि, जैसे आपने कोई वाटिका देखी हो जहाँ घूमने फिरने लोग जाते हैं, शाम के समय मनोरंजन के लिए जाते हैं, ऐसे उद्यान आदि का जो प्रतिनिधित्व है वो बुध के पास, शुक्र के पास, चंद्रमा के पास होता है। शनि को भी पर्वत क्षेत्र पसंद है, लेकिन शनि का जो पर्वत क्षेत्र है वो थोड़ा ऊंचा नीचा, आड़ा टेढ़ा होता है। और सूर्य का जो पर्वत क्षेत्र है वो समतल होता है। और मंगल का जो पर्वत क्षेत्र है वो ज्यादातर ऐसा होता है जहां से कोई आक्रमण होने की संभावना हो तो वहां से रक्षा की जाए। और मंगल चूंकि गर्म है तो ज्यादातर उसके पास ठंडा क्षेत्र होता है। राहु केतु को भी पर्वतीय क्षेत्रों में वास बताया गया है। ग्रहों की अवस्था, सूर्य की अवस्था 50 वर्ष, यानी सूर्य के, जिसके ऊपर सूर्य का प्रकाश है, वो उसका जो स्वरूप है, वो उसकी जो कांति है, वो ऐसा लगेगा लगभग 50 साल की उसकी उम्र है, चाहे वो 80 का हो जाए। यानी हमेशा वो एक पुष्ट व्यक्ति के रूप में नजर आएगा और मैच्योर भी दिखेगा, लेकिन वृद्ध नहीं दिखेगा। चंद्रमा को 70 वर्ष की आयु दी है,
लेकिन 70 वर्ष की आयु में भी वह 16 वर्ष की युवती के समान कांतिमान होता रहेगा। मंगल को 16 वर्ष की अवस्था दी गई है, वह बहुत दीर्घदेही होगा, सब कुछ होगा, पुष्ट होगा, दिखने में बड़ा होगा, लेकिन उसके अंदर जो ऊर्जा होगी वो ऐसी होगी जैसे एक 16 वर्ष के बालक में होती है। आप 35 साल, 40 साल, 50 साल के सैनिक को भी अगर दौड़ाएंगे तो वह 16 साल के व्यक्ति के साथ बराबर से दौड़ते हैं। बुध उसमें हमेशा 20 वर्ष के व्यक्ति की जैसी ऊर्जा होगी, यानी जो हीरो होते हैं, जो नाटककार होते हैं, जो लेखक, गायक, वादक आदि होते हैं, उनके अंदर वो जो कला होती है, जैसे हम कहें जितेंद्र, आपको कभी नहीं लगेगी कि 70-80 हो गए। बड़े बड़े अभिनेता हमारे हैं कई, आप देखते हैं उनके अंदर 20 साल की एक वो रहती है, ऊर्जा रहती है। बृहस्पति उसके अंदर हमेशा 30 वर्ष की ऊर्जा रहती है, यानी उनकी एज 30 के आसपास, यानी कि वो मैच्योर होते हुए भी हमेशा ज्ञान की ओर जाने वाले दिखते हैं। शुक्र की अवस्था 7 वर्ष कही गई है, यानी कि वो हमेशा छोटे बच्चे की तरह लालायित रहता है। और शनि की 100 वर्ष की अवस्था कही गई है। राहु केतु की ये हमेशा वृद्ध से नजर आते हैं, ऐसा लगता है बहुत थके मांदे हुए हैं। वेदों पर अधिकार बृहस्पति का ऋग्वेद पर अधिकार है, और शुक्र का यजुर्वेद पर, अथर्ववेद पर मंगल, सामवेद पर मंगल का अधिकार है, तो अथर्ववेद पर बुध का अधिकार है। अर्थात ये इन वेदों को प्रतिनिधित्व करते हैं। ऋग्वेद में जहाँ ज्ञान है तो यजुर्वेद में वही कर्म कांड है, सामवेद में गीत संगीत आदि है, तो अथर्ववेद में हमारी औषधीय पूरा सृष्टि का अन्य प्रकार का विज्ञान वाला जो क्षेत्र है वो अथर्ववेद में है। ग्रहों की धातु मूल आदि संज्ञा सूर्य मूल का प्रतिनिधित्व करते हैं, चंद्रमा धातु का, मंगल धातु का, बुध जीव का, गुरु जीव का, और शुक्र मूल का, शनि धातु का, और राहु धातु जीव दोनों का। ये धातु मूल जीव क्या है, इसे थोड़ा आप समझेंगे तो धातु से तात्पर्य है स्वर्ण, रजत, लोह, ताम्र आदि जितनी भी धातुएं हैं वो सब धातु से इनका रिलेशन, अर्थात ये धातु रूप में पाए जाते हैं। जो भी ग्रह धातु रूप में पाए जाएंगे वहां पर धातु की अधिकता होगी। और मूल मतलब वह जमीन, जड़, ये मूल पदार्थ, कंद मूल, इन सब के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मूल की बात करेंगे। लकड़ी, औषधि, जड़ी बूटी, ये सूर्य के क्षेत्र हैं, इसलिए मूल। शुक्र माने धात, घी आदि, ये मूल, इसका प्रभाव उसमें होता है, मूल है। और जीवन देने वाले ग्रह तो वो बुध है और गुरु है। जीवन, जीव से मतलब मनुष्य से संबंध है, जीवों से संबंध है, तो जीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात आप मूल के हानि लाभ के बारे में बात करते हैं तो सूर्य और शुक्र उस बारे में बता सकते हैं कि मूल की हानि या लाभ होगा। अगर धातु के लाभ हानि के विचार में करेंगे तो मंगल, चंद्र, शनि के रिलेशन को ढूंढेंगे, और अगर जीव के लाभ हानि की बात करते हैं तो हम बुध और बृहस्पति के द्वारा उसको इंडिकेट कर पाते हैं। हम देखेंगे ग्रहों के द्रव्य और धातु, यहाँ अभी बात करेंगे कि सूर्य के पास जो द्रव्य या धातु है वो स्वर्ण के रूप में है और ताम्र के रूप में है, अर्थात सूर्य सोने का और तांबे का दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य को ये दोनों ही धातुएं प्रिय हैं, इसलिए कई बार जैसे हम किसी को मुद्रिका आदि धारण करने की बात करते हैं तो कहते हैं कि माणिक को सोने में बनवाइए, और किसी में व्यवस्था नहीं बन रही तो आप तांबे में बनवा लीजिए। चंद्रमा को चांदी में बनवाइए, मंगल को सोने या तांबे में बनवा सकते हैं, क्योंकि उनका भी सोना और तांबे से संबंध है। विशेष करके मंगल में तांबा ज्यादा माना गया है। बुध के लिए सीसा उपयुक्त धातु है, तो बृहस्पति के लिए स्वर्ण सोना, शुक्र के लिए रजत माने चांदी या प्लेटिनम, शनि के लिए लोहा, और राहु के लिए सीसा या नीलमणि का प्रयोग करना चाहिए। ये इनका प्रतिनिधित्व करते हैं, जब जैसा विचार आएगा उसमें इनका प्रयोग कर सकते हैं। ग्रहों के रत्न के रूप में सूर्य के लिए माणिक्य, चंद्रमा के लिए मोती, मंगल के लिए मूंगा, बुध के लिए पन्ना, गुरु के लिए पुखराज, शुक्र के लिए हीरा, शनि के लिए नीलम,
राहु केतु के लिए गोमेद और लहसुनिया आदि का प्रयोग किया जाता है। हालांकि इनके सब्स्टिट्यूट भी होते हैं। तो जो महंगे रत्न हैं और किसी कारण कोई नहीं धारण कर पाते हैं तो उनके सब्स्टिट्यूट का प्रयोग भी कर सकते हैं। ग्रहों के देवताओं के रूप में भी हम यहाँ पर जाने, क्योंकि ग्रहों का जब भी ग्रह शांति आप करोगे या ग्रह का फल जानोगे तो जैसे मैंने बोला किसी भी अधिकारी से डायरेक्ट फल नहीं मिलता, उसके साथ उनके दो और भी सहयोगी होते हैं दाएं बाएं, वो आपके फल में अधिकता या न्यूनता ला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको उनको भी मनाना होता है। सूर्य के जो अधिदेवता है वो रुद्र है और सूर्य के जो प्रत्यधि देवता है वो अग्नि है। अर्थात सूर्य के जो राइट एंड पर रहते हैं वो रुद्र रहते हैं और लेफ्ट पर जो रहते हैं वो अग्नि रहते हैं। तो जब भी आपको सूर्य के बारे में चिंता करनी है या सूर्य के अच्छे बुरे परिणाम आते हैं तो निश्चित है कि वहां पर रुद्र और अग्नि के परिणाम भी देखने को मिलेंगे। रुद्र का मतलब है क्रोधित होना, रुद्र का मतलब है सृष्टि में जब प्रलय आती है तो भगवान नटराज के रूप में रुद्र जो होते हैं, और अग्नि यानी लोगों को भस्म कर देना, गर्मी की अधिकता होना, क्रोध की अधिकता होना। तो सूर्य जब भी इस प्रकार की स्थिति को उत्पन्न करेगा तो वह कुपित बहुत हो सकता है और अपनी ऊर्जा से अपने क्रोध से लोगों को कष्ट दे सकता है। तो यहाँ पर सूर्य जब भी पीड़ित हो रहा होगा तो वो सूर्य स्वयं कार्य नहीं करते, वह रुद्र और अग्नि के माध्यम से अपना कार्य करते करवाते हैं। तो जब भी सूर्य को प्रसन्न करना हो या सूर्य से रिलेटेड कोई बात आती हो तो आपको रुद्र और अग्नि के शांति भी करनी चाहिए, उनके लिए भी हव्य आदि जप आदि करना चाहिए। तो रुद्र का जो मंत्र है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, उसकी जप शांति करो। और अग्नि का यदि मंत्र है अग्निन्दूतम पुरो दधे हव्यवाह पूर्वे, अग्नि के मंत्र का अग्निन्दूतम का प्रयोग कर सकते हैं। सूर्य का आकर्षण रसा के माध्यम से जो भी इनके मंत्र दिए हैं, चंद्रमा का मंत्र, ऐसे ही चंद्रमा के भी अधि और प्रत्यधि हैं। चंद्रमा जब फल देते हैं तो पहले उनके दाएं में गौरी है, पार्वती है, और बाएं में उनके वरुण देवता जल देवता है। चंद्रमा जब भी कुछ समस्या उत्पन्न होगी तो कहीं ना कहीं गौरी स्त्री कुपित हो जाती है और दूसरी ओर वरुण देवता जल जो है उसके द्वारा परिणाम नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। अब देखिए वरुण जो है वो जल है और जल के द्वारा बहुत बड़ी प्रलय आ जाती है। आपने सुना होगा कि जल के बिना तीन चीजें हमारी सृष्टि में नहीं हो सकती और वो है मोती मानुष चूर्ण। तो हम देखते हैं कि जल का होना बहुत आवश्यक है। जल अगर गड़बड़ हो रहा है तो दिक्कत है। तो जल की अधिकता यदि आटे में हो जाए तो क्या होगा, आटा कम पड़ जाएगा, बहने लगेगा, कुएं बनाओ चीले बनाओ, धीरे धीरे वो किसी काम का नहीं रहेगा। और अगर जल की कमी रह गई तो सब्जी जल जाएगी या वो चीज पूरी तरह से पक नहीं पाएगी। गौरी की कृपा नहीं हुई, अन्नपूर्णा की कृपा नहीं हुई तो आपके यहाँ कमी आ जाएगी। और जब कमी आ जाएगी जल की या गौरी की कृपा की कमी आ जाएगी तो क्या होगा, मन अशांत हो जाएगा, चंद्रमा के द्वारा पीड़ित हो जाएगी। तो यहाँ पार्वती और वरुण के द्वारा, वरुण के साथ चंद्रमा की शांति करना चाहिए, उनको भी मनाना चाहिए, उन देवताओं की पूजा करनी चाहिए। मंगल के लिए कार्तिकेय और धरा माने पृथ्वी, मंगल के दाएं ओर कार्तिकेय भगवान है और बाएं ओर पृथ्वी है। तो इनका पूजा निष्पादन आदि करके सांकेतिक हमको फल देना चाहिए। और जातक के ऊपर भी फल देते समय कार्तिकेय के लक्षण और पृथ्वी के लक्षण से उसका फल दे सकते हैं। बुध के लिए विष्णु, दोनों ओर विष्णु हैं, विष्णु अनेक रूपों में विराजमान है। यहाँ पर दो अलग अलग विष्णु हैं, उनका जब आप विषय पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी हम नित्य कर्म पढ़ा रहे हैं उसमें बताएंगे इनके बारे में। बृहस्पति के दाएं ओर ब्रह्मा है और बाएं ओर इंद्र देवता है। तो ब्रह्मा और इंद्र के लक्षण भी बृहस्पति से जुड़े रहेंगे। और जब भी आप बृहस्पति के संबंध में कोई फलादेश या शांति करते हैं तो ब्रह्मा और इंद्र को भी आपको
शांत करना होगा। शुक्र के लिए इंद्र और इंद्राणी, यहाँ दोनों इंद्राणी लिख दिया है, वो आप ऊपर वाले में इंद्र कर लीजिए, नीचे वाले में इंद्राणी। तो इंद्र और इंद्राणी दोनों को प्रसन्न करना होता है। इंद्र भी राजा है और इंद्र की पत्नी इंद्राणी सची जो है इस समय वो भी रानी है, अर्थात हमारे जो सृष्टि में सबसे बड़ा अगर कोई धनवान है तो इंद्र है। इंद्र के समान कांति, इंद्राणी की समान कांति इनके द्वारा होती है। लेकिन अगर शुक्र पीड़ित हो जाए तो आप जातक जो है वो बहुत ज़्यादा दीनहीन हो जाता है, क्योंकि जब भी शुक्र का साम्राज्य छिना, इंद्र का साम्राज्य छिना तो देवताओं ने मदद जरूर की, लेकिन इंद्र जो है उस समय बड़े भयभीत और दरिद्र जैसे प्रतीत होते हैं। शनि के जो देवता है, अधिदेवता यम है और प्रत्यय देवता प्रजापति है। तो शनि, यम और प्रजापति ने शनि को जब भी कोई फल देना होगा तो यमराज के माध्यम से देंगे या प्रजापति दक्ष के माध्यम से देंगे, इसलिए उनका भी हमें उस फलादेश में और शांति में प्रयोग करना होगा। राहु के लिए काल और सर्प है, जैसा कि आप सुनते हैं काल सर्प शांति, वो काल सर्प शांति कहीं और से नहीं आया, क्योंकि राहु का आदि देवता काल है और राहु का प्रत्यय देवता सर्प है। तो राहु को जब भी कोई अपना फल देना होता है तो काल और सर्प के माध्यम से ही देते हैं। काल कहते हैं समय को और सर्प कहते हैं रज्जू को, रस्सी को। तो शुभ समय को सर्प रूपी रस्सी से जब वह राहु बांध देता है तो लोगों के शुभ काम बंध जाते हैं, और इसीलिए आचार्य ब्राह्मण आदि उसे काल सर्प के रूप में कहने लगते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, अर्थात ये शुभ कार्य बंध गया है, आप काल सर्प की शांति कराइए। जैसे काल सर्प की शांति आवश्यक है राहु के लिए, अर्थात वो राहु की शांति है देखा जाए तो, उसी प्रकार के सभी देवताओं के अधिदेवता प्रत्यय देवताओं को लेकर के उन देवताओं के संबंध में आप शांति करें तो उस ग्रह के संबंध में आपको अच्छे फल देखने को और सुनने को मिल सकते हैं। केतु, उनके अधिदेवता चित्रगुप्त है और प्रत्यय देवता ब्रह्मा है, तो वहां पर जैसे यहाँ पर काल सर्प है ऐसे ही वहां चित्रगुप्त ब्रह्मा है, वो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हम देखें ग्रहों को कैसे वस्त्र पसंद है, तो सूर्य को मोटे वस्त्र पसंद है और लाल रंग के वस्त्र पसंद ज्यादा है। वही चंद्रमा को नए सुंदर वस्त्र चाहिए, चमकीले चाहिए, उज्जवल और श्वेत हो। मंगल को जले हुए वस्त्र और लाल वस्त्र पसंद होते हैं। बुध को गीले वस्त्र पसंद होते हैं, काले पसंद होते हैं। और शुक्र को नया और पुराना सभी तरह का, बृहस्पति को नए पुराने सभी प्रकार के पीले आदि वस्त्र होते हैं। शुक्र के लिए मजबूत वस्त्र हो और रेशमी वस्त्र हो। शनि के लिए फटे पुराने वस्त्र, चित्र विचित्र वस्त्र। और राहु केतु के अनेक रंग का थेगड़ी लगा हुआ छिद्र युक्त केतु। ग्रहों की दिशाओं के बारे में भी हम जानते हैं कि शनि पूर्व दिशा का स्वामित्व करते हैं, और जो लग्न कुंडली आपके सामने है तो पूर्व दिशा जो पहला भाव, तो सूर्य पूर्व दिशा का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसा कि सूर्य आपके सामने ये लिखे हैं। और चंद्रमा ये वायव्य कोण में, यहाँ पर चंद्रमा का निवास होता है, और ये दक्षिण दिशा ये दी गई है, इसमें मंगल दक्षिण दिशा के स्वामी होते हैं और बुध उत्तर के स्वामी होते हैं। बृहस्पति ईशान में अपना प्रतिनिधित्व करते हैं और शुक्र अग्नि कोण में यहाँ पर अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। शनि पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं और राहु केतु नैऋत्य का राहु करते हैं। इस प्रकार से ग्रहों की दिशाएं भी होती हैं और वह अपनी दिशा में होकर के पूर्ण रूप से फल देने में समर्थ होते हैं। ग्रहों के क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि वर्ण भी हैं। सूर्य को और मंगल को क्षत्रिय वर्ण में लिया गया है और चंद्रमा को वैश्य जाति का कहा गया है, यानी वैश्य जाति जो बनी है पालन पोषण के संबंध में, क्षत्रिय वाले रक्षक। बुध को शूद्र की श्रेणी में रखा गया है, जैसा कि मैं पहले से बता रहा हूँ कि बुध का जो स्वभाव है वो अलग प्रकार का है, वो सभी के साथ घुल मिल जाता है, हमेशा वो अच्छे और बुरे सभी प्रकार के कार्यों को कर पाता है, कर लेता है, इसलिए शूद्र का प्रतिनिधित्व उसमें है। और बृहस्पति और शुक्र को विप्र की श्रेणी में रखा है। शनि को अंत्यज, जो हमारे आपने देखा होगा भील कबील आसपास के जो रहने वाले होते हैं वो, और राहु केतु शूद्र शंकर
यानी जो वर्ण संकर प्रजाति के लोग होते हैं वो राहु केतु उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्रहों में भी पुरुष स्त्री की संज्ञा है। सूर्य पुरुष है तो चंद्रमा स्त्री है, मंगल पुरुष है, बुध स्त्री है, लेकिन नपुंसक की श्रेणी में विशेष करके है, बुध को नपुंसक माना गया है। बृहस्पति पुरुष के श्रेणी में है, शुक्र स्त्री ग्रह है, शनि भी स्त्री ग्रह होते हुए नपुंसक है, अर्थात बुध और शनि नपुंसकता में आएंगे और राहु केतु पुरुष है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सूर्य, मंगल और गुरु ये 3 ग्रह पुरुष ग्रह हैं, चंद्रमा और शुक्र स्त्री ग्रह हैं और बुध और शनि नपुंसक ग्रह हैं। राहु केतु वैसे तो छाया ग्रह है, लेकिन यहाँ इनको भी पुरुष श्रेणी दी गई है। जैसे राशियों की चरादी स्थिति होती है उसी प्रकार से ग्रहों की भी चरादी स्थिति होती है। तो ग्रह सूर्य जो है वो स्थिर है और गुरु भी स्थिर है। चंद्रमा, मंगल और शुक्र ये चर है, हमेशा संचरित रहते हैं, इनको एक जगह बैठना पसंद नहीं है। लेकिन जो स्थिर है वो एक ही जगह एक्टिव होते हैं, स्थिर होकर के काम करते हैं। बुध जो स्वभाव है वह चर और स्थिर दोनों प्रकार का हो सकता है। और शनि स्थिर है लेकिन पक्षी स्थिर है, हमेशा उड्डायमान रहता है। और राहु केतु भी चर पक्षी हैं, अर्थात वह हमेशा चलते भी रहते हैं और पक्षी की तरह उड़ते भी रहते हैं, अर्थात व्यक्ति के दिमाग में विचारों का क्रंदन बहुत होता है। ग्रहों के आत्मादि कारक हमारे शरीर में सूर्य आत्मा का कारक है, अर्थात जातक का आत्मबल देखना है तो सूर्य से देखिए, जातक की मनोस्थिति को देखना है तो चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए चंद्रमा को देखिए। जातक के अंदर शक्ति ऊर्जा को देखना है तो शक्ति का कारक मंगल है, मंगल को देखिए। जातक की वाणी क्षमता, बोलने की कुशलता, अगला के बोलना, नहीं बोल पाना, अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाना या बहुत अच्छे से प्रकट कर पाना, इस सब में आप बुध को देखिए, क्योंकि बुध वाणी का प्रतिनिधित्व करेंगे। जातक के ज्ञान की पराकाष्ठा को देखने के लिए कि वह पूर्ण ज्ञान है भी कि नहीं, इसके लिए बृहस्पति का आप अच्छा बुरा देखिए कि कैसा है। और जातक में वासना अर्थात भोग की स्थिति कि कितना ज़्यादा वह भोगी है और कितने ज़्यादा भोग उसे प्राप्त होंगे, इसके लिए शुक्र को आपको देखना है। और जातक के जीवन में शोक ज़्यादा या कम स्थिति उनको शनि के द्वारा पता चलता है और जातक के जीवन में संघर्षों की स्थिति को राहु केतु दर्शाते हैं। तो हमेशा आत्मा, मन, शक्ति, वाणी, ज्ञान, वासना, सुख, संघर्ष, ये सबका आप ध्यान रखिए। तो जब भी आप बोलेंगे तो आपको ये चीज़ें आपके इंडिकेशन में काम आएंगी। शरीर के अवयव के रूप में आप जब देखेंगे तो सूर्य हड्डियों के रूप में प्रतिनिधित्व करेगा, यानी शरीर की किसी भी हड्डी पर, अस्थि पर कोई प्रभाव आता है, कोई चोट आदि आती है तो आप सूर्य से रिलेशन लेंगे। और अगर रक्त से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप चंद्रमा को देखें। अगर मांस मज्जा फट जाती है, इससे संबंधित कोई परेशानी आती है तो आप मंगल को देखेंगे। और चर्म त्वचा से संबंधित कोई विषय आपको विचार करना है तो आप बुध को विचार करेंगे। बृहस्पति के द्वारा जातक के अंदर मेद, चर्बी यानी मोटापा या दुबलापन, ये आप बृहस्पति से रिलेट करें। और वीर, ओज, उसकी वाणी, चमक, कांति, इस सब का विचार आपको शुक्र से करना है। स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम, ये आपको शनि से देखना है। और जातक के शरीर में नसों का प्रतिनिधित्व राहु केतु करते हैं। इस प्रकार से हम देखें कि ग्रहों के पित्त आदि, जैसे हमने कहा कि राशियों के बाद पित्त, कफ आदि लक्षण होते हैं, तो ग्रहों के भी बाद पित्त आदि लक्षण होते हैं। बात करें सूर्य, मंगल, ये पित्त अर्थात ये गर्मी बढ़ाते हैं, छाले होना, शरीर में गर्मी ज्यादा लगना, ये सब सूर्य मंगल के लक्षण हैं। चंद्रमा की श्लेष्म पद्धति है, मतलब प्रकृति है जो ठंडी मानी गई है, और कफ आदि ज्यादातर चंद्रमा से होते हैं। बुध सम धातु के हैं, बृहस्पति भी सम धातु के हैं, शुक्र भी कफ प्रकृति के हैं, और शनि और राहु केतु ये वायु प्रकृति से हैं, अर्थात ये वात रोग देते हैं। तो वात, पित्त, कफ 3 प्रकार के रोग हमारे शरीर में होते हैं। और ये तीनों सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों के इन धातु, पित्त आदि धातु के ज्ञान से आपको शरीर में जातक के कौन सा इस समय
धातु बढ़ रहा है या घट रहा है, इसका विचार आप उस कुंडली के माध्यम से जातक के ऊपर बता पाएंगे। आइए ग्रहों की गति का विचार करें। ग्रह कैसे चलते हैं। सूर्य अगर हम नीचे वाला कॉलम देखें तो देखेंगे कि एक राशि का भ्रमण मास, यानी कि भ्रमण समय सूर्य एक राशि में एक महीने में एक राशि को पार कर लेते हैं, अर्थात एक अंश प्रतिदिन की गति से सूर्य चलते हैं। तो वही चंद्रमा 13 से 15 अंश प्रतिदिन चलते हैं, अर्थात 2.25 दिन में चंद्रमा एक राशि को पार कर लेते हैं। मंगल 30 से 45 कला प्रतिदिन चलते हैं और 45 दिन में एक राशि को पार कर लेते हैं, यदि वह वक्री न हो। अगर वह वक्री हो जाए तो उन्हें 6 माह तक एक राशि पार करने में लगता है। बुध 65 से 100 कला, अर्थात एक अंश 5 कला से ऊपर, 65 कला से 100 कला तक प्रतिदिन चलते हैं। उनकी स्पीड तेज है और 24 दिन में एक राशि को पार कर लेते हैं। बृहस्पति जो है थोड़ा यहाँ पर उल्टा लिख गया है। बृहस्पति 5 से 15 कला, थोड़ा आप इस पे चेंज कर लीजिएगा। बृहस्पति 5 से 15 कला प्रतिदिन चलते हैं और 12 माह में अपना एक राशि भ्रमण पूरा कर लेते हैं। वहीं शुक्र 62 से 82 कला प्रतिदिन चलते हैं और 25 दिन में वह अपना एक भ्रमण पूरा कर लेते हैं। शनि 2 कला प्रतिदिन चलते हैं और 30 महीने में अर्थात 2.5 वर्ष में एक राशि को पार कर पाते हैं। तो राहु केतु 3 कला प्रतिदिन की औसत से चलते हैं और 18 माह में एक राशि को पार कर पाते हैं। ये आप लोगों को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको याद रहेगा तो इससे आप फलादेश करते समय